नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ती आज फिर संवाद के लिए उपस्थित हूँ आपके साथ। महान गणराज्य गणमंडला गोंडवाना साम्राज्य का ऐतिहासिक विभीषण पुस्तक पर चर्चा करने के लिए। इसके पिछले वीडियोस में मैंने गोंड जनजाति की पलायन, विस्थापन, विस्तार के बारे में चर्चा की थी। इसके दूसरे पार्ट के विषय में चूँकि लंबा हो जा रहा था, इसलिए दूसरे पार्ट के रूप में मैं फिर बताने का वायदा भी किया था। इस पर हम चर्चा करें तो ये पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर में बताया जा चुका है कि गोंड जनजाति का मूल जो वास है नर्मदा की घाटी में है, विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों में है, गोदावरी और नर्मदा के बीच में है, मुहाने में है, उद्गम के इलाके में है, खासतौर से सतपुड़ा के और विंध्य के पहाड़ियों के बीच में है। घनी आबादी के रूप में आज के वर्तमान भारत में, लोकतांत्रिक भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाके में सघन बस्तियां, सघन आबादी के रूप में यह जनजाति है आज भी, जो विभिन्न गोंड, खोंड या कोयतूर के नाम से जानी जाती हैं। सरकारी अभिलेखों में अलग अलग तरह से कई आंकड़े भी हैं, लेकिन मूलतः यह जनजात इन मध्य क्षेत्र में सघन रूप से मूलवास में पाई जाती है। इसके अलावा इसका माइग्रेशन और विस्तार भी हुआ है, जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि ये विस्तार और के दौर में, विस्थापन के दौर में इसका आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान का जो मामला था, वो उलझा हुआ सा हो गया। और भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो नए राष्ट्र का निर्माण हुआ लोकतांत्रिक भारत में, जो गणना हुई इनकी, तो कहीं कहीं इन जातियों को, इस जाति को अलग तरह से पहचान दी गई, कहीं अनुसूचित जनजाति में पहचान दी गई, कहीं जो है वो पिछड़ी जाति के रूप में पहचान दी गई, कहीं कहीं केवल जो है गणना ही नहीं की गई, कहीं केवल सामान्य जाति के, सामान्य या अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया, कहीं आदिम जनजाति या जनजाति के रूप में भी रखा गया है। तो इन बातों को स्पष्ट करने के लिए मैं सेकंड चैप्टर में आज चर्चा करना चाहूँगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो पेरीफेरी में, जो मैं इन सघन आबादी वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास के जो विस्तार हुआ, उस इलाके में मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात उत्तर प्रदेश से करता हूं। इधर 400-500 सालों में इस जाति की विरल आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में विस्थापित हुई है। जो सन 1891 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के कानपुर, बांदा, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, उन्नाव, बहराइच जनपदों में गोंड जाति की आबादी के अभिलेख मिलते हैं, जिसका रेफरेंस जो है ट्राइब एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध, W. क्रुक, BA, वॉल्यूम 2, पेज 438 के रेफरेंस के आधार पर ये बात पता चली है। तत्कालीन गोरखपुर जिला, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जिला तथा आजमगढ़ जिला, मऊ और जौनपुर जिला जो है भदोही, बनारस जिला चंदौली और मिर्जापुर सोनभद्र में विभाजित हो चुका है। मिर्जापुर, सोनभद्र में गोंडों की सघन आबादी के गांव हैं। दोनों जिलों में कुल आबादी के 40% आबादी आदिवासी समुदाय की है, जिसमें गोंड भी हैं, भील भी हैं, अगरिया हैं, बैगा हैं। और दोनों जिलों की कुल शेष जिलों में अत्यंत विरल आबादी है, जिसका उल्लेख पिछले वीडियोज में, चैप्टर में किया जा चुका है। स्वतंत्रता पूर्व की जनगणना के भूमि अभिलेखों में इसके साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक भारत में शासन प्रशासन के सभी समुदायों की उचित भागीदारी के लिए जातियों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सघन आबादी वाले कैमूर घाटी की सघन आबादी वाले जिलों में गोंड समुदाय को एक जाति मानकर अनगढ़, संसाधन विहीन जीवन शैली के कारण बिना किसी शोध और अध्ययन के अनुसूचित जाति के वर्ग में रख दिया गया था। विरल आबादी वाले उत्तर प्रदेश, बिहार के जिलों में निवास करने वाले इस समुदाय को उससे अलग कर दिया गया, जिसकी गणना किसी भी वर्ग में नहीं की गई। यहाँ
यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अनुसूचित वर्ग अस्पृश्यता यानी छुआछूत से पीड़ित वर्ग को माना गया है, जातीय वर्ग है और कैमूर और अन्य जिलों के गौण जाति के विभाजन की यह शासकीय भूल 1978 तक चली आ रही है। परंतु कुछ जागरूक सामाजिक संगठनों के प्रयास से पूर्वी उत्तर प्रदेश के सघन विरल आबादी वाले दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले गोंड समुदाय को जाति को एक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया, शासकीय भूल का सुधार किया गया। इस बीच सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्वयं के आदिवासी पहचान के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा सर्वे कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 2003 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी में बिखरी आबादी और सघन आबादी वाले मिर्जापुर, सोनभद्र के गौण जाति को संसद में प्रस्ताव पारित करके अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। यहाँ पुनः प्रशासनिक भ्रम के कारण अन्य जिलों से में विस्थापित गौण परिवारों को अनुसूचित जाति में ही रखा गया। आश्चर्यजनक रूप से प्रशासनिक विसंगति के कारण देवरिया जिला विभाजित होकर के कुशीनगर जो बना था वहाँ गौंड जाति को अनुसूचित जाति में रख दिया गया। लेकिन इस साल 2022 में एक प्रस्ताव पारित करके कुशीनगर जनपद को भी जो है अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है। आइए अब बिहार की बात करते हैं। तो बिहार के उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए बिहार के रोहतास, सारण, चंपारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, सादाबाद जिले में भी गौण विरल आबादी में है, विस्थापित और विस्तारित हुए। इसका कारण और काल उत्तर प्रदेश जैसा ही है। ये जिले वर्तमान में विभाजित होकर रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण राज्य हो चुके हैं, जहाँ विभाजन के कारण भी कुछ समस्याएं आती है पहचान में। अब झारखंड और पश्चिम बंगाल, असम की बात करें तो इस कालखंड में झारखंड के गुमला, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम, संथाल परगना जिलों में तथा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और वर्धमान 24 परगना में कुछ पुरानी बस्तियां गौंड जनजाति की पाई जाती हैं और जिनका विस्थापन ब्रिटिश काल में चाय बागान के मजदूरों के रूप में मध्य प्रदेश और उड़ीसा और झारखंड से हुआ था। इस प्रकार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में औद्योगिक मजदूरों के रूप में भी विस्थापन हुआ है। ये आंकड़े 1881 से 1941 तक की जनगणना के आधार पर दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा, कर्नाटक की। तो गुजरात के वलसाड़, डांग और भरूच जिले में प्राचीन देवगढ़ जो था, नागपुर जो आज है, सीमांत क्षेत्र में से विस्थापित और विस्तार हुआ। जबकि महाराष्ट्र के अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, नादेड़, यवतमाल जिले, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के वारंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, उड़ीसा के नवरंगपुर, नौपाड़ा, सुंदरगढ़, बैरागढ़, कटक, पुरी, बालासोर, कर्नाटक के बिदार और कुलबर्गा जिले में भी जो है प्राचीन बस्तियां गौंड जनजाति की पाई जाती हैं। इसमें गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड के गौण आबादी वाले जिले एवं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और बिहार के रोहतास जिले गोंडवाना गणराज्य के सीमांत क्षेत्र हैं या गोंडवाना गणराज्य में भी शामिल रहे गढ़मंडला के साम्राज्य में। बंगाल के गौण आबादी वाले जिले उड़ीसा और झारखंड से सटे होने के कारण एक स्वाभाविक रूप से माइग्रेशन हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट पेज 135 के आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं। स्वतंत्रता के बाद आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के दबाव, घटते वनों, पहाड़ी क्षेत्रों, आवागमन के संसाधनों का विस्तार के कारण जो है विस्थापन पलायन की प्रक्रिया क्रमशः तेज होती बढ़ती गई, जो 1992 में उदारीकरण के पश्चात और तेज होने लगी। विस्थापन पलायन विस्तार का गुणात्मक दौर ये रहा। विरल आबादी वाले क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, असम के लोग रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख कर लिए। सघन आबादी वाले क्षेत्रों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना में औद्योगिकरण, खनिजों के खनन, पहाड़ों, पठारों, वनों के विनाश के कारण लाखों आदिवासियों को घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जिन वनों और पहाड़ों पर प्रकृति प्रदत्त अधिकार था वे सरकार और पूंजीपतियों के होते चले गए। बांध, सड़क और उद्योगों की स्थापना के कारण सरकारों द्वारा विस्थापित किए गए
बाहरी लोग अधिक संख्या में आकर इन क्षेत्रों में भी बसने लगे और जो उनके जल जंगल ज़मीन थी, खासतौर से ज़मीन और जल पर भी अधिकार करने लगे। और आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, जीवन शैली से दूर परंपरागत ट्रेडिशनल जीवन शैली जीने वाला, जो प्राकृतिक संसाधनों पर जीने वाला समुदाय जो है अकुशल और सस्ते मजदूर बन करके ही अपने ही घर में, अपने ही शहर में, अपने ही ज़मीन पर आज बनता जा रहा है। महानगरों में के निर्माण कार्य, ईंट भट्ठों, सड़क निर्माण में थोक रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से श्रमिकों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा श्रमिक के रूप में, सस्ते मजदूरों के रूप में बड़ी संख्या में लोग लाए जाते हैं। इसमें कुछ नगरों में अस्थायी रूप से रह जाते हैं, कुछ लौट जाते हैं। लौटने के बाद पता चलता है कि उनके खेत, घर, जंगल, पहाड़ किसी उद्योगपति के उद्योग के बलि चढ़ चुके हैं। इन्हें स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि पूरे देश का विकास का ढांचा आदिवासियों के विनाश पर खड़ा हुआ है। मैंने एक सोनभद्र में अपने अध्ययन के दौरान पाया, एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि थोड़े से पैसे देकर हम लोगों के गांव मेरी ज़िंदगी में, लगभग 90 वर्ष के थे, तो मेरी ज़िंदगी में 8वीं बार हम जंगल में खदेड़े गए हैं। हमको जंगल की तरफ जो उद्योग जब लगता है तो हमको कुछ पैसे दे करके, बहुत कम पैसे दे, इतने पैसे मिलते हैं कि हम अपनी झोपड़ी डाल सकें। हमको कुछ दूर और कुछ किलोमीटर जंगल में भेज दिया जाता है। इस तरह हम धीरे धीरे जो हमारी ज़मीन रही है उसको जो है छोड़ करके हम जंगलों में फिर चले जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 2-3 साल पहले झारखंड में गोंड आदिवासियों की ज़मीन को कुछ भू माफियाओं ने कब्जा किया था, जिसकी गोलीबारी भी हुई थी, गोली चली थी और इसमें बहुत सारे गोंड परिवारों के युवक और लोग मारे भी गए थे। इस तरह सैकड़ों साल से अनवरत विस्थापन, पलायन और विस्तार की प्रक्रिया में जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, गीत, कथाएं, इतिहास, यश, गौरव, कुल नाम सब बदल जाएंगे, यह स्वाभाविक है। स्थानीय बहुसंख्यक परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाओं, त्योहारों और धार्मिक आस्थाओं को लोग अपना लेते हैं। स्थानीय श्रमिक समूहों के अंग बन जाते हैं, उनके बीच वैवाहिक संबंध भी हो जाते हैं। इसलिए उनके सामने पहचान का संकट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही, अभिलेखों की पहचान और गणना के अलग अलग जातियों के रूप में अंकित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मूल रूप से गोंड आदिवासी समुदाय को सरकारी अभिलेखों में कहीं पिछड़ी जात, कहीं अनुसूचित जात, कहीं अनुसूचित जात या कहीं सामान्य वर्ग में दर्ज होने की स्थिति बन जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी प्राचीन जनजाति के प्रति षड्यंत्र जैसा है लगता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सैकड़ों साल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, हिस्सों में विस्थापित होकर निवास करने वाली गौरवशाली इतिहास संपन्न आदिम समुदाय स्वयं की पहचान को सिद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष करना पड़ता है। इस संदर्भ में एक युक्त सटीक बैठती है मुझे कि जंगल के राजा शेर को जब सीधे मारना संभव न हो तो जंगल को ही मिटा दो, जिससे स्वयं शेर मर जाएगा, पहचान खोकर पालतू बन जाएगा। फिलहाल वर्तमान में इस जाति का छोटा सा शिक्षित समूह जो आया है, अंधकार में आशा का किरण बनकर उभरा है, जो सूचना के आधुनिक संसाधनों के बल पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से पूरे देश में फैले समुदाय का एकीकरण, गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराने के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास भी कर रहा है। इसमें अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जयस है, अखिल भारतीय गोंड महासभा है और आदिवासी से संबंधित और सारे अन्य संगठन हैं, जो बहुत सारे लेखक हैं, जो कवि हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये लोग काम कर रहे हैं और इसका प्रसार तेज़ी से हो रहा है और समस्याएं जो है आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी पहचान बन रही है। इस प्रकार मित्रों, आज विस्तार और विस्थापन के संबंध में चर्चा हुई। इसके बाद अब इस महान गणराज्य गढ़मंडला पुस्तक का अंतिम चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, बात करूंगा आपसे गोंड मानव प्रजाति और वंश की अवधारणा। ये बहुत विवादास्पद विषय है। इस पर जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार आए और मैंने कोशिश किया है कि भाषा के आधार पर, जेनेटिक्स के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर
इतिहास के आधार पर, पुराण के आधार पर एक ऐसा मटेरियल रिसर्च पर दिया जाए कि ये जो प्रमाणित हो, जो शोधार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए लाभदायक हो, जिस पर आगे काम करना बाकी है, आगे काम कर सकें। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। गोंड मानव प्रजाति और वंश की अवधारणा विषय टॉपिक लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। और इसको जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अचल पुलस्ते चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी दें, निवेदन है। और विशेष जानकारी के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट से नम्या प्रेस के वेबसाइट पर महान गणराज्य घोड़मंडला टाइप करने के बाद वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आपको वो ऑनलाइन प्राप्त भी हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि खासतौर से आदिवासी समुदाय एवं आदिवासी समुदाय पर शोध करने वाले छात्र, स्कॉलर्स, विद्वान जो है इसको अवश्य रखें। ये संग्रहणीय पुस्तक देने की मैंने कोशिश की है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न करता हूँ। विदा लेने के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय जोहार, जय हिंद।